नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 7 जिलों में आज बारिश की संभावना। बरसात से 8 डिग्री तक तापमान गिरा। दक्षिणी इलाकों में पड़ सकती है धुंध। मानेसर भूमि घोटाले से संबंधित पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, बताएंगे पूरी अपडेट। कारीगरों शिल्पकारों के लिए खुशखबरी, टूल किट खरीदने के लिए मिलेंगे 15,000 रुपए, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार ने अग्निवीर नीति लागू की। सरकारी नौकरी में 5 वर्ष की छूट, CET नहीं देना होगा, तो वहीं अगले साल 4,000 होने जा रहे हैं रिटायर। हरियाणा के कॉलेजों में मिलेगी IAS HCS की कोचिंग। CM सैनी बोले स्कूलों में टीचरों की कमी पूरी करेंगे, 8वीं तक गीता पढ़ाई जाए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफर करने वाले जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी, 1 महीने तक बंद रहने वाला है ये फ्लाईओवर। हरियाणा के इन 14 जिलों के सिविल अस्पताल में जल्द खुलने जा रहे हैं जन औषधि केंद्र, मिलेंगी सस्ती दवाएं। कब से शुरू होगी CBSE की नई परीक्षा प्रणाली। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए साल में 2 बार परीक्षा पर शिक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान। हरियाणा का पहला एयरपोर्ट केंद्र सरकार संभालेगी। नौकरी पर नियुक्ति भी वही करेंगे। प्रदेश सरकार के पास सिर्फ जमीन का मालिकाना हक रहेगा। HKRN के जरिए लगे कंडक्टरों की नौकरी पर संकट के बादल छाए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की होगी जांच। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने, बताएंगे कब तक होने जा रहे हैं इलेक्शन। डल्लेवाल की हालत गंभीर, मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। हरियाणा से जत्था आज खनौरी बॉर्डर पहुंचेगा। और भारतीय सेना को मिला हिम कवच। DRDO ने लॉन्च की नई यूनिफॉर्म। जवानों को -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी ठंड नहीं लगेगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 9 जिलों में शनिवार 11 जनवरी को जमकर बारिश हुई। इनमें रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद, सोनीपत और पानीपत शामिल हैं। पानीपत और सिरसा में रात तक बारिश जारी रही, तो वहीं हिसार में तो सुबह 10 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, जो कि 7 घंटे बाद करीब शाम 5 बजे तक बंद हुई। बारिश की वजह से प्रदेश का अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज भी प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। इनमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, जींद और पंचकुला शामिल है। इसके साथ ही धुंध के कारण विजिबिलिटी में भी कमी देखने को मिल सकती है। रोहतक के कलानौर में पहले हल्की बूंदाबांदी, तो वही बाद में तेज बारिश दर्ज की गई। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं रोहतक में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। दोपहर 3 बजे बाद यह बारिश शुरू हुई। वहीं हरियाणा मौसम विभाग का कहना है कि अगर बादलबाई छाएगी तो धुंध का असर कम देखने को मिल सकता है। बारिश के बाद 12 जनवरी से कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो वहीं बारिश के कारण नमी रहेगी, जिससे तापमान में गिरावट तो आएगी, लेकिन यह जमाव बिंदु की ओर नहीं जाएगा। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग कैथल ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। ऐसे में जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2025 सायं 5 बजे तक रहेगी। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास व संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। नायब सिंह सैनी सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इस ऐलान के मुताबिक अग्निवीरों को अपनी सेवा पूरी करते ही नौकरी मिल जाएगी। अगले वर्ष जुलाई महीने में थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच अपनी सेवाएं पूरी करके बाहर निकलेगा। ऐसे में सेवा पूरी होने से पहले ही अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से रोजगार की गारंटी मिल चुकी है। अग्निपथ योजना के तहत लगे युवाओं को न सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार से लेकर कौशल विकास और स्वरोजगार तक सरकार द्वारा पूरी सहायता की जाएगी। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जिसने अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए पॉलिसी लागू कर दी है। अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा SPO की भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलेगा। ग्रुप C की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण मिलेगा। ग्रुप B की भर्तियों में 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अग्निवीरों को ग्रुप C की भर्तियों में सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET में शामिल नहीं होना होगा। यही नहीं, अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को 5 साल की आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। जिस अग्निवीर के पास कौशल विकास प्रमाण पत्र होगा, उसे स्किल टेस्ट में भी राहत मिलेगी। जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना चाहते हैं, उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा जो युवा प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस लेने में भी प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए की जाने वाली नियुक्तियों में भी उन्हें वरीयता दी जाएगी।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मानेसर भूमि घोटाले से संबंधित ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगी रोक 27 जनवरी के बाद समाप्त होने जा रही है। बता दें कि इस बहुचर्चित घोटाले में हुड्डा मुख्य आरोपितों में शामिल है। राजीव अरोड़ा, SS ढिल्लों, छतर सिंह और ML तायल जैसे कई पूर्व नौकरशाह भी आरोपित है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सभी अलग अलग प्रमुख पदों पर कार्यरत थे। इस लिस्ट में कई बिल्डरों के नाम भी शामिल हैं। दिसंबर 2020 में हुड्डा और अन्य के खिलाफ मुकदमा तब से रुका हुआ है जब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब CBI द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने ये आदेश जारी किए हैं। अदालत ने 27 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे के लिए अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है। साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी परिस्थिति में सुनवाई को आगे नहीं टाला जाएगा। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं और CBI के वकीलों को अपनी अंतिम दलीलें प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया गया है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी दी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में निकाय चुनाव का आयोजन होगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी निकाय चुनाव 2 चरणों की बजाय एक ही चरण में संपन्न कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 2 चरणों में चुनाव करवाने में लगभग 2 महीने के आसपास समय लगता है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लागू होने से विभिन्न कामकाज प्रभावित हो जाते हैं। प्रदेश में 34 नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में से 27 में मतदाता सूचियां फाइनल हो चुकी है और 28 जनवरी तक सभी निकायों में मतदाता सूचियों काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में तकरीबन 25 दिन का समय लगता है। नतीजतन हरियाणा में निकाय चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। वहीं पानीपत नगर निगम के लिए अभी चुनाव नहीं होंगे। पानीपत का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण यह वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त समय की मांग की गई है। हरियाणा के 8 जिलों में जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और 14 जिलों में फरवरी के महीने में खोल दिए जाएंगे। इन केंद्रों में मरीजों को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। बता दें कि सिविल अस्पतालों की डिस्पेंसरी में मरीजों को कई बार पर्याप्त दवाइयां समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण से ज्यादातर प्रिस्क्राइब दवाइयां बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती है। ऐसे में मरीजों को होने वाली परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इस कड़ी में फरवरी के महीने में भी 14 जिलों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि इन केंद्रों में मरीजों को बाहर मिलने वाली दवाइयों की अपेक्षा 50 से 90% तक की छूट दी जाती है। इनमें 2000 तरह की दवाइयां और 3000 प्रकार का प्रयोग में आने वाला सामान उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में बात करें तो अंबाला, सिरसा, भिवानी, पानीपत, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और यमुनानगर सिविल अस्पतालों में यह केंद्र खोले जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब हिसार, रोहतक, पलवल, फतेहाबाद, जींद, नारनौल, सोनीपत, कैथल, करनाल, पंचकुला, चरखी दादरी, नूंह और फरीदाबाद इत्यादि सिविल अस्पतालों में अगले महीने तक यह केंद्र खोल दिए जाएंगे। इनका संचालन स्वास्थ्य कल्याण समिति SKS व फार्मेसी ऑफिसर की निगरानी के अंडर किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य धारा में वापस लाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाती आ रही है। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जिसके तहत भारत सरकार देश के गरीब कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर कारीगरों और शिल्पकारों को 15 दिन का कौशल प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए भत्ता भी दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की समाप्ति पर कारीगरों और शिल्पकारों टूल किट खरीदने के लिए एक मुश्त यानी एक बार में ही 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही नहीं, PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। इस लोन राशि को 2 चरणों में दिया जाता है। पहले चरण में 1 लाख रुपए, जबकि दूसरे चरण में व्यवसाय के विस्तार के लिए 2 लाख रुपए का लोन मिलता है। इस लोन राशि पर शिल्पकारों और कारीगरों को 5% ब्याज दर पर भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को देश के विकास के मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN का गठन किया गया है। HKRN के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकाली जाती हैं। इनके तहत युवाओं को कच्ची नौकरियां दी जाती हैं। यह भर्ती आउटसोर्सिंग आधार पर होती है। इसके जरिए युवाओं को विभिन्न बोर्डों, निगमों और कॉर्पोरेशन में नियुक्तियां मिलती है। प्रदेश के 22 रोडवेज डिपो में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगभग 2762 बस परिचालक भर्ती किए गए हैं। ये भर्तियां मेरिट पर नहीं बल्कि 6 वर्ष पूर्व हड़ताल में बसें चलाकर सरकार के सहयोग करने पर आधारित रही है। HKRN से फतेहाबाद डिपो में भर्ती एक परिचालक के पास वर्ष 2018 में रोडवेज हड़ताल में काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इस मामले के खुलने के बाद महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा ने सभी डिपो महाप्रबंधक को पत्र जारी कर जांच के लिए निर्देशित किया है। ऐसे में अब इन परिचालकों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी।
हरियाणा के पहले हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस एयरपोर्ट का परिचालन केंद्र सरकार करने जा रही है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर नौकरी पर नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही करेगी। हरियाणा सरकार के पास सिर्फ इस जमीन का मालिकाना हक रहेगा। इससे पहले एयरपोर्ट को विकसित करने का सारा काम हरियाणा सरकार ने पूरा किया है। इस एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सौंपा जाएगा। अभी हरियाणा पुलिस के 3rd बटालियन के 300 जवान इसकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। हिसार एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू करने को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय से लाइसेंस मिलने का इंतजार हो रहा है और माना जा रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर करने के बाद लाइसेंस मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। शुरुआत में इस एयरपोर्ट से 5 राज्यों अयोध्या, जम्मू, नई दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद के लिए हवाई उड़ानें शुरू की जाएंगी। शुरू में यहाँ से 70 सीटर हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। अगर इतनी सवारियां मिलती है तो ठीक, वरना इसे घटाकर 40 सीटर हवाई जहाज तक सीमित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा को इससे मिलने वाले फायदों की बात करें तो हिसार के आसपास का एरिया मेट्रो सिटी के तौर पर विकसित होगा। उद्योगपतियों का आना जाना भी आसान रहेगा। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, एजुकेशन हब बनेगा, विदेशी स्टूडेंट और प्रोफेसर यहाँ पढ़ने और पढ़ाने आ सकेंगे। वहीं लॉजिस्टिक हब विकसित होंगे और कार्गो विमान से विदेशों तक सीधा व्यापार भी हो सकेगा। बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि CBSE समेत विभिन्न बोर्ड परीक्षाएं 2026-27 शैक्षणिक सत्र से साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। इन बदलावों को शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कक्षा 11वीं और 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए दोनों बार परीक्षा में बैठना जरूरी नहीं होगा, बल्कि ये बदलाव छात्रों के तनाव को कम करने और उन्हें बेहतर स्कोर करने का मौका देने के लिए किए जा रहे हैं। यदि कोई छात्र पहली परीक्षा से संतुष्ट नहीं है तो वह दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकता है। दोनों परीक्षाओं में से बेस्ट स्कोर को ही अंतिम रिजल्ट के तौर पर माना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को एक ही साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिक अवसर देना है। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसी साल 2024-25 से लागू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इसे 2026-27 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वाहन चालकों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि मरम्मत कार्य के चलते गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर पर जयपुर दिल्ली साइड अगले 1 महीने तक बंद रहेगी। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार कर दिया है। दिल्ली जयपुर NH 48 के गुरुग्राम स्थित हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर पर 6 महीने पहले बना गड्ढे की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई थी कि एक और गड्ढा बन गया। इसके चलते अब इन गड्ढों को ठीक करने के लिए फ्लाईओवर की एक साइड को पूरी तरह से बंद करना जरूरी हो गया है। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य को पूरा करने में 1 महीने का समय लगेगा। ऐसे में क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के दौरान जयपुर से दिल्ली की तरफ फ्लाईओवर पर ट्रैफिक आवाजाही पर पूर्णतः रोक रहेगी। हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर की तरफ आने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन के बोर्ड लगाए जाएंगे। फ्लाईओवर के नीचे कट को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया जाएगा। वहीं साइड से डिवाइडर को तोड़कर सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद इन्हें वापस यथास्थिति में कर दिया जाएगा। जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन फ्लाईओवर के नीचे से गुजरेंगे। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। वहीं राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेकर मानेसर और जयपुर की तरफ जाएंगे। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सूबे के नायब शाही सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए मृत्यु सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी की सीमा को 25% तक बढ़ाने का फैसला लेते हुए बड़ी राहत प्रदान की है। इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस फैसले को हरियाणा सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पहले मृत्यु सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी की सीमा 20 लाख रुपए थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसमें 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 25 लाख रुपए कर दिया है। राज्य सरकार का यह फैसला इसी साल से लागू होगा, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा अपने पद से इस्तीफा देने या फिर सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर कर्मचारियों को ग्रेजुटी आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है। इस फैसले से कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता का लाभ तो मिलता ही है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा के साथ एक बैठक की है। इसमें प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर चर्चा की गई। CM सैनी ने कहा कि नई नीति से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देते हुए कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि IAS, IPS और HCS आदि की तैयारी की
रूपरेखा तैयार की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षकों की व्यवस्था के लिए नई कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे कि आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सीएम ने 8वीं तक के बच्चों को गीता पढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को संस्कारवान बनाने व सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए 8वीं कक्षा तक गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पंजाब व हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल का आज 48वां दिन है। गुरुवार को किए गए उनके टेस्ट की एक रिपोर्ट बीती शाम सार्वजनिक की गई है, जिसमें सभी ने उनकी बिगड़ती हालत पर चिंता जताई है। किसान नेताओं ने उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए कहा कि उनके शरीर के कई महत्वपूर्ण तत्व सामान्य सीमा से बाहर हैं। वहीं आज हरियाणा के हिसार से किसानों का एक बड़ा जत्था जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में खनौरी किसान मोर्चे पर आएगा। इससे पहले शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के नेता बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा, दर्शनपाल सिंह और अन्य खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने डल्लेवाल से मुलाकात की। किसान नेताओं ने 9 जनवरी को मोगा में हुई महापंचायत में पास प्रस्ताव को मोर्चे के नेताओं को सौंपा। किसान नेताओं ने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए सभी का सहयोग मांगा और केंद्र सरकार से एमएसपी गारंटी कानून की मांग को जल्द पूरा करने का आह्वान किया। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज एवं राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता जताई है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को ध्यान में रखते हुए मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो इस मुद्दे को हल कर सकते हैं, क्योंकि हर मुद्दे का बातचीत से समाधान किया जा सकता है। किसान और किसानी को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं किसान नेताओं ने इसे लोकतंत्र का दमन बताया और चेतावनी दी कि अगर डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर कोई अनहोनी हुई तो पूरे देश में किसानों का बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 4 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 77,504 रुपए पर था, जो अब 78,018 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसके दाम 514 रुपए बढ़े हैं। वहीं इस हफ्ते चांदी की बात करें तो 2,147 रुपए महंगी होकर 90,268 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। पिछले शनिवार को ये 88,121 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर थी। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,150 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 79,800 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।